गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आरोहन एजुकेशन के बिहाफ पे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आरोहन एजुकेशन के बिहाफ पे आप सबका स्वागत करता हूँ ना। अब जो हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन आता है इस तरह के एग्जाम्स में, उनमें हमें जिस तरह की चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है और जिस तरह की हम गलतियां करते हैं और उन गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आसान कैसे बना सकते हैं, अपने मतलब की चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कुछ बेसिक्स भी पढ़ने वाले हैं। अब मैंने पेपर्स को बहुत क्लोजली देखा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी और क्या महसूस किया कि एक स्टूडेंट की तरह सोचा जाए तो ये जो एग्जाम है वो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट अगर इसको एक एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना उसके हिसाब से देखा जाए तो उसने पेपर बहुत मुश्किल नहीं बनाया है। तो फिर हम गलती क्या करते हैं? हमारी गलती का सबसे बड़ा रीजन ये है, हम बहुत सी ऐसी चीजें जिनको जैसे पढ़ना चाहिए उनको नहीं पढ़ते और बहुत सी चीजें जिनको हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए हम उनको पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि बहुत सारे पढ़ाने वाले, बहुत सारे बुक्स लिखने वाले कुछ ऐसी बातें करते हैं जो चीजों के आंसर देती तो है पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। उन्हीं चीजों को थोड़ा आसान तरीके से भी किया जा सकता है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आज हमको सीखना है वो ये सीखना है कि अगर मान लें ग्रामर से कोई क्वेश्चन आ रहा है जहां पे कोई गलती है, तो उनके साथ ऐसा क्या किया जाए कि हमारे वो आसान हो सके। और सिर्फ यही नहीं, ये भी जानना है कि ग्रामर में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। तो यही देखने के लिए एक नजर यहाँ पे देखें हम। तो ये जितनी चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं और सबको दिख रही होंगी, लेफ्ट साइड पे देखें तो ग्रामर के वो चैप्टर्स हैं जिनसे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं। पर जब हमें कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने लगना है। हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है कि वो इनमें से किसी से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी एक से होगा, हम उसी को सोचेंगे। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं यार हम क्वेश्चन पढ़े हैं, वो टेंसेस होगा या ग्रामर का क्या होगा, पर हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना कि हम किस किस तरह की ग्रामर की गलतियां होती हैं। तो अगर हम उस तरह से सेंटेंस को देखें, उनमें से कोई भी हो सकता है। हमको कोई चैप्टर लिख के, कोई ऊपर लेसन का नाम लिख के उस पर हमसे पूछेगा तो है नहीं कि आप बताइए टेंसेस की एरर बताइए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताइए, या कुछ क्वेश्चन में लिखा भी होगा कुछ में नहीं लिखा होगा, सिर्फ गलती बतानी है तो हम कैसे बताएंगे। तो ये वो चैप्टर के नाम हैं जिनमें ये ग्रामर के ही कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें हम ना भी पढ़े हम समझ लें वो ज्यादा आसान है। पैरेललिज्म है, आर्टिकल है, मॉडिफायर है, प्रोनाउन है, टेंसेस है, सब्जंक्टिव मूड है, कंडीशनल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब क्या ये हमें सारा पढ़ना पड़ेगा? तो ईमानदारी से बोले तो किसी एक स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है उसको ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे उन्होंने कोई इसका ऐसा सिलेबस नहीं दिया है कि हम क्या देंगे नहीं देंगे। और इतने साल से मैंने देखा है कोई भी इस तरह का जब एग्जाम होता है ना तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम एक तरह से अडेप्ट होके एक तरीके से अपने आप को तैयार कर लें, रट लें और जवाब दें। वो थोड़ा बहुत हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट लेना चाहते हैं, हम वहां पे कितना सोच सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देता हूं। हम में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो ग्रामर की कुछ आसान सी कॉमन सी मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं, पहले हम जरा उनको देखना चाहेंगे कि हम ग्रामर की किस तरह की गलती करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको अभी चैप्टर नहीं पढ़ाता, पहले थोड़ा सा एक आइडिया ले लूं। तो ताश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है कि ताश को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? अगर कोई बता सके तो बहुत अच्छा होगा। कोशिश करिए प्लीज। जितना मेरे साथ आप बात करेंगे, जितना उससे इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा सीखने का स्कोप होगा। तो ताश को इंग्लिश में कार्ड्स तो वेडिंग और ग्रीटिंग भी होते हैं। तो जब आपने कार्ड्स कहा तो ताश की बात हो रही है, वेडिंग, विजिटिंग, ग्रीटिंग कार्ड किसकी बात हो रही है? थोड़ा सा और
करेक्ट करना पड़ेगा इसे, थोड़ा सा और करेक्ट करना पड़ेगा, खाली कार्ड से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कार्ड्स जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो सही नाम कार्ड्स नहीं कह पाएंगे। अभी मैंने बताया ना कि जब हमने कार्ड शब्द का प्रयोग किया, हाँ अब नाम सही आया, प्लेइंग कार्ड, एकदम सही, एकदम सही, प्लेइंग कार्ड नाम आया, सही नाम प्लेइंग कार्ड्स है, बिल्कुल सही। तो मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस देता हूं, हिंदी में एक सेंटेंस बोलता हूं, सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, पर चिंता ना करें, ट्रांसलेट कर दीजिए इंग्लिश में, बस बिना किसी चिंता के कर। मान लीजिए मैं कहूं मैं ताश हूं, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं ताश हूं, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं ताश हूं, हाँ हाँ प्लीज कोशिश करिए, मैं ताश हूं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोई जवाब देगा इसका? मैं ताश हूं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एकदम सही, आई एम प्लेइंग कार्ड्स, एकदम सही बोला। तो जब मैंने कहा आई एम प्लेइंग कार्ड्स, इसका मतलब ये होता है मैं ताश खेल रहा हूं या मैं ताश हूं? हाँ, क्या मतलब होता है? मैं ताश खेल रहा हूं कि मैं ताश हूं? सही बात है, इसका मतलब होता है मैं ताश हूं। तो अगर मुझे ये कहना है मैं ताश खेल रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे? हाँ कोई बताएगा क्या बोलेंगे अगर हमें यह कहना हो मैं ताश खेल रहा हूं? क्योंकि अगर मैंने बोला आई एम प्लेइंग कार्ड्स, तो इसका सही मतलब तो बनता है मैं ताश हूं, पर अगर मैं ताश खेल रहा हूं तो क्या बोलेंगे? सेम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने ये सेंटेंस जानबूझ के दिया आई एम प्लेइंग कार्ड्स, ये बताने के लिए कि हमारे बहुत सारे पढ़ाने वाले भी गलत इंग्लिश बोलते हैं। आई एम प्लेइंग कार्ड्स का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि मैं ताश खेल रहा हूं, इसका मतलब होता है मैं ताश हूं। अगर हमें बोलना है मैं ताश खेल रहा हूं, तो थोड़ा अजीब सा सेंटेंस बनेगा जो किसी ने पहले कभी सुना नहीं होगा, पर वो करेक्ट होगा। देखिए किसी का जवाब आया। चलो मैं समझा देता हूं, पहले मैं करेक्ट नहीं बताता, पहले मैं समझा देता हूं कि इसमें गलती क्या हुई है और क्यों कुछ चीजें हमें जो है एरर सीखने से पहले, गलतियां सीखने से पहले कुछ बेसिक जरूर सीख लेना चाहिए, ताकि हम इस तरह की गलतियां ना करें। और ये हमारे स्कूलिंग की प्रॉब्लम, हमारे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है ना, उसकी कुछ समस्या है कि हम आके ये गलतियां करते हैं। देखो प्लेइंग ना एक वर्ब है, एक्शन, क्रिया करने वाला, पर प्लेइंग एक ऐसा वर्ब है जिसको हम एडजेक्टिव या एडवर्ब भी बना सकते हैं। कहने का मतलब किसी को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग, तो यहां तो प्लेइंग वर्ब रहेगा, लेकिन जब मैंने बोला प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग अब वर्ब नहीं है, एक्शन करने वाला वर्ड नहीं है, ये बन गया है एडजेक्टिव, क्योंकि ये कार्ड्स को के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। कार्ड्स एक नाउन है। तो अब एक समस्या है, जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं, हमने तो प्लेइंग यूज किया, तो अब प्लेइंग का सेंटेंस में जाके मतलब वर्ब वाला होगा, एक्शन करने वाला होगा, या डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव, जैसे कार्ड के साथ लगने पे डिस्क्राइब करने वाला बन जाए, ये कैसे तय करेंगे? ये एक समस्या बन जाती है। जब कार्ड्स के साथ हम इसे लगाते हैं तो ये समस्या बहुत जबरदस्त बन जाती है, क्योंकि कार्ड्स के साथ लगने पे खेलने की भी बात हो सकती है और डिस्क्राइब करने वाली बात भी हो सकती है। तो अब हम क्रिकेट के साथ ये लगाएंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। मैंने कहा आई एम प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग कार्ड्स ना, प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट नाम का कोई ऐसा नाउन नहीं है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए प्लेइंग शब्द की जरूरत पड़े। उसको खेला जाता है, पर क्या कोई ऐसा क्रिकेट है जिसको हम प्लेइंग क्रिकेट बोलते हो? प्लेइंग कार्ड तो होता है, पर कोई प्लेइंग क्रिकेट होता है? मतलब अगर प्लेइंग क्रिकेट का मतलब कुछ और भी होगा, कुछ और तरह का भी क्रिकेट होता है। सो आई गेस मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई डाउट है तो बताओ। तो यही समस्या है, जब ये कार्ड शब्द के साथ उपयोग होता है ना इसका, तो ये हमें गलती हो जाती है। तो सही सेंटेंस पहले मैं एक बार बता देता हूं। अगर हमें बोलना है मैं ताश खेल रहा हूं ना, तो सही सेंटेंस होगा आई एम प्लेइंग एट कार्ड्स। ये सही सेंटेंस होगा। हम में से कोई भी नहीं बोलता। हम विथ क्यों नहीं बोलेंगे, ये भी मैं बता देता हूं कि हम विथ क्यों नहीं बोलेंगे। क्योंकि विथ ना
किसी व्यक्ति, पर्सन, इंसान के लिए होता है। आप कह सकते हैं आई एम प्लेइंग एट कार्ड्स विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ ताश खेल रहा हूं। तो मेरा इस सेंटेंस को बताने का जो अभी जो मैं बताना चाहता था, क्या कारण था? कारण यह था कि हम सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम में से सही कितने लोग बोलते हैं? शायद ही कुछ लोग। आपने देखा होगा कि शशि थरूर कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मैं भी मानता हूं बहुत अच्छी बोलते हैं, वोकैबुलरी उनकी बहुत अच्छी है, पर जब ग्रामर की बात करें ना तो वो भी गलती करते हैं। ये समस्या क्यों होती है? क्योंकि देखिए, देखा जाए तो ईमानदारी से बोलें, कोई हमारी मातृभाषा तो है नहीं इंग्लिश, और जब हमारी मातृभाषा नहीं, हम सोचते तो हिंदी में है, जब हम उसको ट्रांसलेट करने जाते हैं तो कुछ जगहों पे समस्या हो जाती है। जिनकी मातृभाषा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देख, एक दो सेंटेंस में ऐसे और एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे हम एक वर्ब को देखें इंग्लिश में, हैविंग, ये जो वर्ब है ना, हैविंग वर्सेस हैव, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हैव का मतलब होता है किसी चीज को पोजेस करना, आपके अधिकार में होना, आपकी होना कोई चीज। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे पास कार है, मतलब मैं कार को पोजेस कर रहा हूं, मैं उसका मास्टर हूं, उसका मालिक हूं। तो जो ये हैव है ना, ये आपके मालिक होने का इंडिकेशन देता है। पर जब हम इंग्लिश में हैविंग बोलते हैं ना, तो ये हमारे मालिक होने की बात नहीं कर रहा है। हैविंग जो है, इसका कई बार मतलब हो जाता है कुछ खाना या पीना। कहने का मतलब कंजम्पशन, ठीक, खाना या पीना, कंजम्पशन हो जाता है। तो अज्यूम करिए कोई इंसान कहता है आई एम हैविंग अ कार, तो इसका अर्थ क्या बनेगा? अगर किसी ने कहा आई एम हैविंग अ कार, तो इसका क्या मतलब बनेगा? आई एम हैविंग अ कार का कोई बताएगा? आई एम हैविंग अ कार का मतलब क्या बनेगा? अगर मैंने कहा आई हैव अ कार, तो मतलब बनेगा मेरे पास एक कार है। पर अगर मैं कहूं आई एम हैविंग अ कार, तो मतलब क्या बनेगा? हाँ, क्या मतलब बनेगा? कोई बताएगा? एकदम सही, मतलब बनेगा मैं कार खा रहा हूं। अभी तो कुछ दिन पहले मैंने कुछ लोग कहते सुना, आई एम हैविंग 2 चिल्ड्रन। आई एम हैविंग 2 चिल्ड्रन, मतलब मेरी ये समझ में नहीं आया कि वो 2 बच्चे खा रहा है, तो हम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह की गलतियां हम इंग्लिश में करते रहते हैं। अगर हम इन सब गलतियों से बचना चाहते हैं ना, तो पहले हमें सीधा, अब हम ऐसे सेंटेंस रटने लगे कि भाई आई एम हैविंग अ कार का मतलब मैं कार खा रहा हूं, आई हैव अ कार का मतलब कार का, ऐसे कर रटने लगे तो इंग्लिश में तो कितने सारे सेंटेंसेस होंगे। रटते रटते हम परेशान हो जाएंगे, कुछ हमसे सही निकलेंगे, कुछ हमसे गलत निकलेंगे। तो ये तो तरीका ही नहीं है पढ़ने का। हमें कुछ, सबसे पहले जिसे हम कहते हैं ना, हम में से बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, तो मैं कहूंगा कि कुछ इसमें मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, तो वो भी मुझे सिखाने हैं आज कि इंग्लिश को हम आसान बना सकते हैं। अगर कितने लोगों को पता है कि एलजबरा और इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम इंग्लिश की जगह वर्बल लॉजिक को देखें ना, तो वो इंग्लिश को समझना आसान करा देता है। ये भी समझा के दिखाता हूं। जैसे देखें, हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। तो क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें कि सिंप्लीफिकेशन करें इसे, यानी कॉमन ले लेना, जो हम लोग करते हैं, हमें सिखाया गया है, यहां पे तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो इसको कॉमन लेने का तरीका यह है कि हम ए को बाहर ले लें और लिखें ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। क्या जो हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं वहां भी ऐसा करते हैं, कॉमन लेते हैं? हाँ या ना? कोई बताएगा? किसी को पता है कि हम वहां पे कॉमन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अगर पता है तो प्लीज बताइए, नहीं बताया तो मैं बताऊंगा। क्या हम कुछ कॉमन लेते हैं? ऐसे इंग्लिश में भी करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? हाँ या ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं करके बताओ, सिर्फ ये बता दो पता है ऐसा कुछ इंग्लिश में होता है। तो सही बात है, ऐसा इंग्लिश में होता है और बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम इसमें कॉमन लेने में कोई गलती कर जाए तो क्या इस इक्वेशन चौपट हो जाएगी? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे जो ऊपर लिखा, जैसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हम ये 2 को कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, ये तो पावर है।
तो इंग्लिश में भी हम इस तरह की गलतियां करते हैं। जब हम एक लंबा सेंटेंस बोलते हैं तो कई जगह पे कॉमन लिया गया होता है, और वो जो कॉमन लिया गया होता है अगर उसको हम गलत ले लें तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन में समस्या आ रही है ना, वहां सेंटेंस में भी आएगी। तो अगर इस तरह से इंग्लिश को समझा जाए ना तो थोड़ी आसान हो जाती है। पर अगर हम इस तरह से रटने चले ना कि आई एम हैविंग अ कार का मतलब ये होता है, आई हैव अ कार का मतलब ये होता है, ऐसे करने लगे तो फिर कुछ सेंटेंसेस तो हम रट लेंगे पर कोई और आएगा तो हम फिर फंस जाएंगे। तो इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए मैंने एक पूरा दिखाने की कोशिश करी है कि हमें ये सब पढ़ना है। ये भी चीजें हैं, ये काफी आ रहा है आजकल, और इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पेपर देखा तो पेपर में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये इनको जनरली मैं बोलता हूं कि किसी के कल्चर से आए हुए शब्द। तो इसका भी एक उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए हमने कहा कि बड़ी हो गई, इसके हाथ पीले कर दो। तो यहां जो मैंने बोला ना, हाथ पीले कर दो, ये एक हिंदी का इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। तो हम सब यहाँ पे रहे हैं, अपने देश में रहे हैं, हमारे संस्कारों में हाथ पीला कर दो, हल्दी लगाई जाती है शादी के समय, तो उससे हमने मान लिया कि हाथ पीला कर दो शादी। पर अगर हम ध्यान से देखें तो हाथ पीला कर और दो में शादी शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, पर फिर भी इसका अर्थ ये होता है, क्योंकि हमारे कुछ जो रीति रिवाज हैं उनसे आया है। तो ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में भी है। और इंग्लिश के साथ एक और समस्या है, उसमें खाली इंग्लैंड के रहने वाले लोगों का नहीं है, उसमें कुछ फ्रेंच का भी होगा, कुछ जर्मन का भी होगा, कुछ लैटिन का भी होगा, कईयों का होगा, और उनके भी कुछ इस तरह के रीति रिवाज हैं। तो हम इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, क्या हम उनके रीति रिवाज पढ़ रहे हैं? हिंदी में तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना बड़ा आसान होता है, हम में से सब लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हम सब लोग यहाँ रहे हैं ना, हमको ये रीति रिवाज पता है ना। घर का बेटी लंका ढाए, ऐसे हम कई बोलते हैं, नाच नहाए आंगन टेढ़ा। तो इंग्लिश में ये सब बोलना शुरू करते हैं थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि हमको उनके रीति रिवाज नहीं पता है। तो अगर हम थोड़ा बहुत इन चीजों को जाने तो ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि मालूम है, अगर मैं कह दूं हाथ पीला कर दो तो शादी हो जाएगी, और अगर मैं कहूं हाथों को पीला कर दो तो मतलब पीला रंग लगाना हो जाएगा। को लगाने से इतना फर्क आ गया। तो वो वहां भी यही करते हैं, शब्दों के साथ थोड़ा सा हेर फेर करने पे मीनिंग बदल जाता है। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी कैसी चाहिए। और एक समस्या और, आज मैं एक टीचर की तरह काम एक स्टूडेंट की तरह ज्यादा सोचना चाहता हूँ कि हम ये सब कैसे कर पाएंगे, और हमें तो एग्जाम देना है, हमें तो एग्जाम पास करना है, और ये सब चीजें अगर हम करने लगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, हम याद क्या रख पाएंगे क्या नहीं रख पाएंगे। तो पहले मैं आप सबको एक बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि देखो, सारी चीजें नहीं करनी होती है, हमें पहचानना होता है पेपर को बार बार देख के कि किस तरह की चीजें ज्यादा आती हैं, उन चीजों को हम करें। और उसमें कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, अगर हमसे वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो समस्या नहीं है। पर जो सब कर सकते हैं ना, अगर वो क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है या हम उसको छोड़ रहे हैं तो गलत है। तो ये भी समझने की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो आगे हमारी ये जो इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी ना, इन सारी चीजों पे हमें बात करनी है। और हाँ, एक बात और कह दूं, आप सबको भी ये बड़ी समस्या होगी कि हम वोकैबुलरी, ये शब्दों को कैसे याद करें। तो इसकी भी ट्रिक है मेरे पास। हाँ, ईमानदारी से ये भी बता दूं कि हमारे पास इतनी क्लासेस नहीं है कि मैं आपको सारे शब्द करा सकूं, पर मैं ट्रिक जरूर सिखा जाऊंगा। ट्रिक सिखा देने से कम ये फायदा होगा कि अभी जो आप शब्द याद करते हैं और याद नहीं रहता ना, अगर मेरी ट्रिक्स का उपयोग करेंगे तो वो याद रहेंगे। अभी जो हम जिस तरह से आंख बंद करके रटने लगते हैं, और थोड़े दिन बाद देखते रहे जो पहले 5 करे थे वो तो आज भूल गए, तो वो समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। ये जरूर मैं कर सकता हूं। तो उसके बारे में भी एक बात कर लें इससे पहले कि हम एक फॉर्मल तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आज मुझे थोड़ा पढ़ाने के साथ साथ आपस में एक तरह की ऐसी समझ पैदा करनी है कि जो मैं बोलूं वो आप लोग समझ सकें, और आप लोग जो बोले वो मुझ तक सही तरीके से पहुंचे, और ताकि मैं उसी हिसाब से अपने जो यहाँ पे उदाहरण हैं उन सबको ढाल सकूं। ये सब करने की मेरी पूरी कोशिश है। तो ठीक है, थोड़ा शब्दों पे भी बात कर ले, फिर हम इन चैप्टर्स को देखना शुरू करते हैं। तो अगर हम शब्दों की बात करें तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम जो शब्द याद करें वो
मतलब उनका मीनिंग डिक्शनरी से देखें, वो हमें याद रहें। तो बात यह है कि बहुत तरह की ट्रिक्स हैं। एक को हम रूट ओरिजिन ट्रिक बोलते हैं, और कुछ शब्दों के पीछे कहानियां हैं, कुछ के पीछे रूट्स हैं, प्रीफिक्स हैं, सफिक्स हैं, वो थोड़ा आसान कर देते हैं। पर एक हमारे देश के लोगों ने, भारतीयों ने भी एक ट्रिक बनाई है, और ये जब दुनिया किसी चीज को गिव अप कर देती है ना, तो हम वही चीज एक इंडियन ट्रिक से करते हैं और कर लेते हैं। कोई उसका नाम बताएगा? हिंदी में एक शानदार शब्द है कि क्या होता है, कोई बताएगा उस शब्द का नाम? जब दुनिया किसी चीज को नहीं कर पाती, भारतीय उसी को कर लेते हैं, पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करके। वो ट्रिक क्या है, कोई बताएगा? देखिए, कितनी क्लासेस होगी इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आपका जो सिलेबस पूरा होगा इसकी गारंटी मैं लेता हूं। हाँ, तो अभी अभी मैंने एक शब्द पूछा, बहुत बढ़िया, जुगाड़। तो क्या शब्दों को याद करने के लिए भी कुछ जुगाड़ होता है? तो जुगाड़ को उदाहरण दूं कि हम जुगाड़ के शब्द कैसे लगा सकते हैं। तो ठीक है, अभी मैं स्क्रीन चेंज नहीं करता, पहले एक बार इसका भी उदाहरण दे ही दूं। ये देखिए, जैसे हमें एक शब्द मिला ब्लैंड, और एक शब्द मिला इनसिपिड, और एक शब्द मिला गैल्वनाइज। अब यहां पे जो एस है, जेड है, इसकी जगह एस भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों स्पेलिंग सही होगी। तो जुगाड़ लगाते हैं हम से पूरा सीजीएल का सिलेबस कवर होगा, इसकी आप बिल्कुल चिंता छोड़ दें, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। पेपर आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि ऐसा जो कराया गया उससे सिलेबस कवर हो रहा है, उसकी आप चिंता ना करें। अभी हम क्लास के साथ चलें। जो इस तरह की समस्याएं हैं कि सिलेबस कितने में पूरा होगा, क्या होगा, ये सब आपको सूचित कर दिया जाएगा। हम अभी क्लास में इस बारे में बात ना करें, अभी हम जो सीखने के लिए आए उसको सीखे। हाँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, पूरा सब कुछ होगा, छूटेगा कुछ नहीं। तो अब आते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। तो देखिए, ब्लैंड और इंसिपिड, पहले हमें डिक्शनरी मीनिंग इनका देखना है। इन दोनों का डिक्शनरी मीनिंग होता है टेस्टलेस। और टेस्टलेस शब्द के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है खाने पीने में अगर कोई चीज टेस्टी ना हो तो हम कह सकते हैं भाई टेस्टलेस है। और दूसरा, जो हमको जिसमें रुचि ना हो, हम जिससे बोर हो जाते हो, तो उसको भी। हाँ, गौरव आप चिंता न करें, अभी मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है कि आपको स्टार्ट से रिव्यू देना पड़े। अभी जब शुरू करूंगा तो आ जाएगा, अभी आप देखिए, क्लास के साथ चलिए। तो टेस्टलेस शब्द का मतलब एक ये भी होता है कि जो चीज हमें बड़ी बोरिंग टाइप की लगे उसको भी हम टेस्टलेस कह सकते हैं। तो अब इनका इस्तेमाल करके कैसे शब्दों को याद किया जाए? तो हिंदी में कभी आपने संधि विच्छेद सीखा था? अब देखिए, पहले जुगाड़ के बारे में पहला रूल बता दो। जुगाड़ रूल्स के दायरे में नहीं चलता है, क्योंकि जुगाड़ का पहला ही रूल है कि रूल नहीं है। अगर रूल लगाएंगे तो जुगाड़ कैसे लगाएंगे? तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे शब्द याद हो जाए। और जुगाड़ की खासियत क्या है, जितने हम शब्द याद करते जाएंगे उतने ज्यादा हम जुगाड़ लगा पाएंगे, क्योंकि एक शब्द दूसरे शब्द को याद कराने में हमें मदद करता रहेगा। तो जैसे देखते हैं, हिंदी में हमने संधि विच्छेद सीखा था। तो संधि विच्छेद में एक शब्द से आप देखो, जो सिलेबस है इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी आप चिंता ना करें, सिलेबस आपका पूरा कवर होगा। और अगर हम इसको अभी क्लास में बात ना करें, क्योंकि ये तो हम हमारे मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, हम उन पर बात कर सकते हैं ना। अगर हम क्लास के समय में बैठ के सिलेबस डिस्कस करेंगे तो जो हम पढ़ाने के लिए आए हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, ये मैं आपसे कह रहा हूं, आप इसकी चिंता ना करिए। मैंने इस सिलेबस को बनाते वक्त पूरे पेपर 10 साल के जितने पीछे से आ रहे हैं उठा के एक एक क्वेश्चन को देखा है, कौन सा चैप्टर से आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या करना चाहिए, आसान कैसे बनाया सकता है, क्या चीजें नहीं कर सकते, क्या कर सकते, ये सब बताऊंगा। पर थोड़ा सा समय चाहिए। आज क्लास का पर्पस है कि जो मन में डर बैठा हुआ ना, सबसे पहले तो उस डर को निकालना है। अगर हम उसी डर के साथ पढ़ते रहे तो करेंगे कैसे फिर ना? क्योंकि मैं समझाऊं, आपको एक्स करना है,
आप वाई एक्सिस पे चले जाएं, तो फिर होगा कैसे? हम दोनों को एक ही उसमें पैरेलल चलना है ना। तो प्लीज उस बारे में हम बात कर लेंगे। अभी हम जो चीजें समझ रहे हैं उन पे प्लीज ध्यान दें, इसका फायदा तो उठाएं जो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि शब्दों का टेस्ट तो होता ही है ना। तो प्लीज इसको देखें। तो संधि विच्छेद करते थे, तो संधि विच्छेद का एक सिंपल सा हमारा हिंदी का फॉर्मूला था कि कुछ तो स्पेलिंग से आ जाते थे शब्द और कुछ आते थे प्रोनाउंसिएशन से। ठीक, तो हम दोनों काम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखिए इंसिपिड शब्द का ब्रेक करते हैं। तो एक शब्द हमें इसमें मिला इन, एक हमें मिला सिप, और फिर हमने जल्दी जल्दी बोला इंसिपिड इंसिपिड इंसिपिड। तो एक शब्द हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन के काफी करीब ले आया, स्पिट। और मेरा ख्याल है स्पिट शब्द का अर्थ सबको पता होगा, थूक देना, नहीं? तो अब हम थोड़ा सा सोचें कि सिप किया और स्पिट कर दिया, पर क्यों? बताइए, क्यों स्पिट कर दिया? पीने के बाद स्पिट क्यों कर दिया? क्यों स्पिट कर दिया? क्या कारण हो सकता है स्पिट करने का? इसके अर्थ को देखते हुए बताइए कि क्यों स्पिट कर दिया होगा। कब कर दिया, क्यों कर दिया जाएगा स्पिट? जब टेस्ट लगेगा तब ना। अगली बार जब हम ये शब्द देखेंगे इनसिपिड, तो हमें इनसिप स्पिट ध्यान आएगा। समझ में आया? और जैसे ही हमें इनसिप स्पिट ध्यान आएगा तो हम ये समझ पाएंगे कि सिप करके स्पिट कर रहे हैं मतलब टेस्टलेस है, शब्द के काफी करीब पहुंच गए हैं मीनिंग। ये हमें याद रखने में, इसको इंग्लिश में जानते हैं हमने जो इस्तेमाल किया है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एंकर। जैसे देखिए, जब कोई शिप यात्रा कर रहा होता है और हमें रोकना होता है, तो एक बहुत बड़ा आयरन का टुकड़ा होता है भारी सा, उसको पानी में फेंक दिया जाता है, वो शिप को आगे बढ़ने से रोक देता है, ठहरा देता है, उसे हम बोलते हैं एंकर। तो ये शब्दों के साथ भी ये बह रहे हैं, हमें हमारे पास कैसे रहेंगे? तो हमें एंकर का इस्तेमाल करना होता है ताकि ये हमारे पास रह जाए, ऐसा ना हो कि निकल जाए। तो ये मैंने एक जुगाड़ को एंकर की तरह यूज किया है। अब देखो, देखते हैं ब्लैंड शब्द का अर्थ। ब्लैंड को देखते हैं। अब ब्लैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, बी प्लस लैंड। अब इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ब्लैंड और इनसिपिड सिनोनिम है, दोनों का अर्थ सेम होता है। तो अगर हमें ब्लैंड याद करना है तो हम क्या कर सकते हैं? देखें कौन इसमें जुगाड़ लगा सकता है। मुझे ना शब्द के साथ साथ जुगाड़ सिखाना है, जुगाड़ कैसे लगाएं। तो बताइए ब्लैंड के साथ ऐसा क्या करें। इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है, बी प्लस लैंड, ताकि इसका अर्थ टेस्टलेस हमें याद रह जाए। ऐसा क्या कर सकते हैं? कोई बता सकता है क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगा, कोर्स के लिए आज जब आपकी बात होगी तो आप मैनेजमेंट से एक बार बात कर लीजिएगा, वो आपको नंबर ऑफ क्लासेस सब कुछ बता देंगे। मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, मैं सारे पढ़ाऊंगा, और जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं वो पूरे बताऊंगा। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होगी, और समय होगा, समय का भी आपको भी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके बता दिया जाएगा कितने बजे से होगी, आपको बता ही दिया गया होगा। प्लीज इसको ध्यान रखिए। तो कैसे याद रखेंगे इसे ना? आप देखो, वो बात हमें याद नहीं रहती ना जो बहुत कॉमन हो, हमें थोड़ा सा ना उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना होता है, तब याद रहता है। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बी से बॉय याद रहता है। तो अब देखिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं बी यानी बॉय, और लैंड तो आगे लिखा ही है। तो सोचिए अगर कोई ऐसा लैंड हो जहां सिर्फ बॉयज रहते हैं, गर्ल्स नहीं रहती हैं, तो वो लैंड कैसा होगा? प्लीज सोच के बताएं। अगर कोई ऐसा लैंड है जहां पे बॉयज रहते हैं पर गर्ल्स नहीं रहती, बताएगा कोई? वो लैंड कैसा होगा? गर्ल्स ना हो, सिर्फ बॉयज हो।
कोई बता सकता है? ऑफ कोर्स ऐसे रहने में हमें रुचि थोड़ी आएगी, डल बोरिंग टाइप का लैंड लगेगा, तो हम बोल सकते हैं ब्लैंड, बॉयज वाला लैंड जहां पे गर्ल्स ना हो। अब अगली बार हम इनसिपिड और ब्लैंड को देखेंगे तो इनके हम अर्थ के बहुत क्लोज पहुंच गए हैं। समझ में आया? ये अभी देखिए कई ट्रिक्स हैं, एक क्लास में तो सारी तो सिखा नहीं सकता हूं, मैंने कुछ के साथ शुरू किया है। अब अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो, गैल्वनाइज, आप जानते हैं ना, मेटल पे जिंक की कोटिंग कर दी जाती है ताकि उनका ऑक्सीडेशन या रस्टिंग ना हो। और इंग्लिश में इसका सिंपल भाषा में जानते हैं क्या अर्थ बना? अगर हम रस्टिंग या ऑक्सीडेशन से बचा रहे हैं तो उसकी लाइफ बढ़ा रहे हैं ना, तो इंग्लिश में इसका अर्थ कुछ हद तक होता है जान फूंक देना, किसी में जान डाल देना, उसको जिंदा कर देना, उसको एक्टिव कर देना, इस तरह का अर्थ होता है इसका। तो गैल्वनाइज शब्द का ही अर्थ है। तो हम सोचते हैं जो डल और बोरिंग है उसको क्या गैल्वनाइज करने की जरूरत है? क्या उसको गैल्वनाइज करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है गैल्वनाइज करने की, उसमें जान फूंकने की जरूरत है, वो डल और बोरिंग है ना। तो हमने देखा कि भाई बॉयज वाला लैंड है, ऐसा क्या करें कि ये लोग गैल्वनाइज हो जाए? तो देखिए हमने क्या किया, हमने इसको ब्रेक किया। GAL गर्ल, VN वैन, दो शब्दों में मिल ही रहे। अगर हम वैन भर के वहां पे गर्ल्स को भेज दें तो क्या ये बॉयज गैल्वनाइज हो जाएंगे? हमें एक्चुअली नेचर ने बनाए ऐसा ना कि लड़कियां लड़कों के बिना नहीं रह सकती, लड़के लड़कियों के बिना नहीं रह सकते। अब ऐसा लैंड हो जहां पे लड़कियां ना हो, केवल लड़के हों, तो डल बोरिंग फील करेंगे। और ऐसा लैंड हो जहां केवल लड़कियां हो, लड़के ना हो, वो भी डल बोरिंग फील करेंगे। तो भाई कैसे उनको गैल्वनाइज करेंगे? अब जरा इन तीनों शब्दों को देखिए, इंसिपिड, ब्लैंड, गैल्वनाइज, इन सब के साथ मैंने आपको एक एंकर, अभी एंकर शब्द का भी अर्थ बताया था, एक तरह का एंकर क्रिएट करके दिया है। एंकर इनको रोक के रखने में मदद कर रहा है कि हम इन शब्दों को याद कैसे रख पाएंगे। डिक्शनरी मीनिंग तो देख लेते हैं, पर हम याद कैसे रख पाएंगे, एक एंकर क्रिएट करके दिया है। जब भी हमें नए शब्द याद करने हो, हमें इस तरह के एंकर्स का प्रयोग करना चाहिए। अब एंकर कई तरह के हो सकते हैं, कुछ तो मैंने अभी बताए, आगे जैसे जैसे क्लासेस होंगी मैं बताता जाऊंगा। कई तरह के एंकर्स होते हैं, तो इन एंकर्स का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो शब्द तो हमें याद रहेंगे ना। यही आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरा एक उद्देश्य यह भी है कि पहले एक डर दूर करें, आपस में एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बनाएं, जिससे मेरी कही गई बात आपकी समझ में आए और आपकी पूछी हुई बात मेरी समझ में आए। तो ये समझ में आ रहा होगा, तो आई गेस इसका अर्थ समझ में आ गया होगा और ये याद रखना आसान हो गया होगा। तो हम आगे चल सकते हैं, इसके आगे जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं और चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर हमें इंग्लिश भाषा सीखनी है या उसकी गलतियां सीखनी हैं, तो हमें इन सब का मीनिंग मालूम होना चाहिए। मीनिंग से ज्यादा मैं एक दूसरी चीज का यहां पे प्रयोग करूंगा, फंक्शन। हमारी ना स्कूल की एजुकेशन में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम में से कई लोगों ने ये चीजें पढ़ी तो होंगी। देखिए फिर एक बार थोड़ा सा मुझे पढ़ना, लोग जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं ना, पढ़ी होंगी, इस पे मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। मैं कहता हूं पढ़ी नहीं होंगी, रटी होंगी, सुनी होंगी, क्योंकि पढ़ने का अर्थ कुछ और होता है और स्कूल में शायद ही हम में से कोई पढ़ता है। हाँ, रटी तो होंगी, सुनी भी होंगी, पर पढ़ी होंगी इसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क है, पर सुनी होंगी। तो उस तरह से मैं पढ़ना भी नहीं। तो पहले उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबने पढ़ा होगा नाउन क्या है इसमें, और मैं किसी पूछूंगा ना नाउन क्या होता है तो कहेंगे किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम को हम नाउन कहते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। चलिए ठीक है, जान लिया। पर इससे क्या हमारी इंग्लिश अच्छी हो गई? इससे क्या हमारी गलतियां दूर हो गई? हो गई? नहीं हुई ना, ये तो बहुतों को पता है। तो फिर मेरा एक सवाल है, चलिए ठीक है ये बात सही भी है,
पर इससे हमें पढ़ के फायदा क्या हुआ? तो आंसर है कुछ भी नहीं। ऐसी ही पढ़ाई को हम स्कूल एजुकेशन बोलते हैं। और शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो हम पढ़ के आए हैं उसका उपयोग कैसे करेंगे, ये हमें कभी समझ में ना आया। तो अब तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो लोग सीबीएसई में बैठे हैं उनके भी एप्टीट्यूड का टेस्ट ले ही लेना चाहिए कि अगर इसी तरह से इसी तरह के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा और जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ और आएगा, काम करने जाएंगे तो कुछ और आएगा, तो फिर ऐसी पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? थोड़ी समस्या तो है। पर चलिए, अब हम कितना उनको दोष दें, दोष देने से तो काम बनेगा नहीं, हम सही कर लें ये ज्यादा अच्छा है। तो क्या मुझे नाउन का फंक्शन कोई बता सकता है? क्योंकि जैसे ही हम नाउन का फंक्शन जानेंगे ना, हमें कुछ गलतियां समझ में आने लगेंगी कि हम गलतियां क्या करते हैं। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि मैं खाली आपको ये पढ़ाता जाऊंगा बेसिक बेसिक और इनका इस्तेमाल नहीं बताऊंगा। देखिए जैसे हम इनको यूज करेंगे आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो बड़ा आसान था, पता नहीं इसको हम रट क्यों रहे थे। तो कोई बता सकता है कि नाउन का सी फंक्शन क्या होता है? कोई भी कोशिश कर सकता है, कोई भी बता सकते हैं तो बता दे। नहीं, किसी को नहीं मालूम नाउन का फंक्शन क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। नाउन के 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है नाउन सब्जेक्ट बनता है। दूसरा फंक्शन है नाउन ऑब्जेक्ट बनता है। और तीसरा फंक्शन है नाउन कॉम्प्लीमेंट बनता है। नाउन को इन्हीं तीनों तरीके से यूज किया जाता है। वर्ब अलग चीज हो गई, वर्ब के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले नाउन को तो समझ लें। नाउन का ये उद्देश्य है सेंटेंस में उसको यह 3 काम करने होते हैं। तो जाने अगर इतना कुछ बोर्ड पे लिखा है तो पहले तो डर बैठ जाएगा कि हम सबको याद कैसे करेंगे, तो उस डर को भी दूर करते हैं। जो नाउन के काम होते हैं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इनको अच्छे से समझ लेना तो बोर्ड पे कुछ चीजें और भी हैं वह भी ये काम कर सकते हैं। अगर उनके यह काम करने में कोई गलती आएगी ना तो सेंटेंस के मीनिंग में समस्या आ जाएगी। ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगर हम उसके जो काम उसको करना है वो ना करें, कुछ और करें, तो गलतियां होंगी। ये बहुत ही सिंपल तरह की इंग्लिश है, इसको हम समझ सकते हैं, हमें सब लोग समझ सकते हैं। तो एक एक करके पहले हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझना पड़ेगा, फिर हमको देखना पड़ेगा कि क्या नाउन इस तरह से यूज हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज इस तरीके से यूज हो रही है, तो अगर उनको वैसे यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या गलती आ रही है, ये भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए सिंपल, सब्जेक्ट क्या होता है? कोई बताएगा सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी कोशिश कर ले। चलिए मैं बताता हूं। सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम कुछ सूचना देना चाहते हैं, जिसके बारे में हम कुछ भी कहना चाहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, नाउन ये काम करता है और लगभग हर सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूर होता है। ठीक, समझ में आया सब्जेक्ट क्या होता है? अब अगर हम बात करें क्या हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, सो द आंसर इज नहीं। ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में नहीं होता है। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो अब ऑब्जेक्ट समझने की जरूरत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक समझ में ना आए आगे मत जाइएगा और मुझसे बार बार पूछिएगा। और नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि मैं जितना कुछ बोल रहा हूं सब लिख लिया जाए, वह लिखा जाए जो हमें लगता है हम भूल जाएंगे। अगर सब लिखने लगे तो फिर तो वही वाली बात हुई, बुक से पूरा छाप लिया, जब सब पढ़ना तो यही नहीं समझ, पूरी बुक फिर से पढ़नी पड़ रही है, तो वो काम नहीं करिएगा प्लीज। जहां लगे कि ये बात भूल सकते हैं वही नोट करें। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट का अर्थ थोड़ा सा फर्क होता है और हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पर हम ऑब्जेक्ट को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब और एक और चीज होती है प्रेपोजिशन, इनको नहीं समझ लेते। क्योंकि
ऑब्जेक्ट का सारा लेना देना इन्हीं से होता है, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इनको हमने मुश्किल बना दिया है, पर है नहीं है, हम इनको बड़ा आसान बना सकते हैं, तो हम समझते हैं। और फिर हम जरा इनका इस्तेमाल भी करके देखेंगे कि इनका इस्तेमाल करने से, जैसे अभी मैंने कहा था ना कि इस तरह गलती, मैं ताश खेल रहा हूं और मैं ताश हूं टाइप की गलतियां होती, कई दिखेंगी, कई दिखनी शुरू होंगी। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए सिंपल, पहले मैं इसका एक डेफिनेशन बता दूं। एक्शन, अभी थोड़ी देर पहले वर्ब की बात हो रही थी। एक्शन, वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्शन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। एक्शन वर्ब को प्ले, जंप, जिससे कोई कार्य होता, एक्शन होता दिखे। और ऑक्सिलरी वर्ब एक तरह से मदद करने के लिए आते हैं, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, इनको हम ऑक्सिलियरी कहते हैं। ठीक, तो ऑक्सिलरी को तो हम एक किनारे कर दें। अब हम देखें केवल एक्शन शब्द को। तो जो एक्शन वर्ब होते हैं ना, कार्य होगा तो करने वाला चाहिए, तो हर एक्शन को करने के लिए तो कोई चाहिए ही है। अगर दौड़ना है तो दौड़ने वाला चाहिए, लिखना है तो लिखने वाला चाहिए ना, तो हर एक्शन को करने वाला तो चाहिए। पर कुछ एक्शन बड़े अनूठे होते हैं, इनको करने वाले के अलावा जिसके साथ करना है, जिसके ऊपर करना है, जिसकी तरफ करना है, वह भी तो चाहिए। कुछ एक्शन को केवल करने वाला चाहिए है, पर कुछ एक्शन ऐसे हैं जिनके साथ करना है, जिनके ऊपर करना है, और जिनकी तरफ करना है, वह भी तो चाहिए। तो जिनके साथ, जिनके ऊपर, जिनकी तरफ करना है ना, उनको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अभी और आसान करते हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। दौड़ने के लिए केवल दौड़ने वाला चाहिए, पर चाहने के लिए खाली चाहने वाला चाहिए, या जिसको चाहा जाएगा वह भी चाहिए? बताइए, क्या टू रन यू रिक्वायर ओनली द पर्सन टू रन, बट टू लव, क्या खाली प्यार करने के लिए खाली प्यार करने, जो प्यार करता है वह चाहिए है, या जिससे प्यार करेगा वह भी चाहिए? समझ में आ रहा होगा। तो जिससे प्यार किया जाए वह भी तो चाहिए है, तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। हम इसको कैसे आसान बना सकते हैं? बहुत आसान। जिनको केवल एक्शन वर्ब के साथ ये समस्या आती है, बाकी के साथ नहीं आती है, तो इस बात को जाने। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब केवल और केवल एक्शन वर्ब के लिए यूज किया जाता है। और जो ऑक्सिलियरी है ना, ऑक्सिलियरी, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वर, इस तरह के शब्दों को हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव कहते ही नहीं। ये बात पहले जान लो। केवल एक्शन, गो, प्ले, सिट, डांस, जंप, इस तरह के वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो मान लीजिए हमने 3 सब्जेक्ट लिए, ही या शी, मान लीजिए हमने इनमें से कोई लिया, ही, शी और दे, लीजिए, मान लीजिए ले लिया, ही, शी या दे ले लिया हमने। अब इनके बाद हम वह एक्शन वर्ब रख दें जिसके लिए हम पता करना चाहते हैं कि वह ट्रांजिटिव है कि नहीं, यानी उसको ऑब्जेक्ट चाहिए है कि नहीं, कोई भी पता करना है, तो बहुत आसान है। किसी भी एक्शन वर्ब को इनके बाद में रख के देखिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लीन कर देता हूं ताकि हमें ये ऑब्जेक्ट वाली बात समझना आसान हो जाए। मान लीजिए हमें इन 3 के बाद में हमने कोई एक्शन वर्ब रखा और हमें पता करना है कि वो, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए है कि नहीं चाहिए है, तो हम केवल 2 क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, मान लीजिए हमने यहां पे ही, शी या दे, या अपनी पसंद का कोई नाम ले लें,
ना, राम, मुकेश, कुछ भी ले ले, और किसी एक्शन वर्ब को इनके बाद में रख दिया। अब हम देखेंगे क्या इनको रखने के बाद क्या वह सेंटेंस कुछ कंप्लीट सा हो गया है, या उसके बाद हमें इन दो में से व्हाट या हुम, इन दो प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। रख के देखते हैं। मान लीजिए हमने रखा रन, हमने बोला ही रन्स, क्वेश्चन किया ही रन्स व्हाट, ही रन्स हुम, क्या यह उत्तर चाहिए है कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बताइए। ही रन्स के बाद क्या हमें व्हाट और हुम का आंसर देने की जरूरत पड़ रही है? ही रन्स व्हाट, ही रन्स हुम, जरूरत है? हाँ या ना? जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। तो हमें पता लग गया कि रन इंट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। व्हाट और हुम का आंसर, इनका आंसर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब मान लीजिए हमने इनके बाद लिखा लाइक, हमने बोला शी लाइक्स, क्या अब व्हाट और हुम का आंसर चाहिए है? शी लाइक्स, व्हाट और हुम का आंसर चाहिए है या नहीं चाहिए? शी लाइक्स, व्हाट और हुम का आंसर चाहिए है, बताना पड़ेगा। उसके बिना कुछ सेंटेंस अधूरा अधूरा लग रहा है। अगर हम खाली शी लाइक्स बोल दें तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। हमें बताना पड़ेगा शी लाइक्स व्हाट या शी लाइक्स हुम, बताना पड़ेगा ना। तो शी लाइक्स व्हाट और हुम का आंसर देना पड़ेगा ना। तो लाइक एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको व्हाट और हुम का आंसर चाहिए है। बहुत सिंपल, मैंने कहा कि इनके बाद जब हमने रखा तो व्हाट और हुम का आंसर दिखना है, और केवल एक्शन वर्ब के साथ ऐसा करना है। एम, इज, आर टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ऐसा नहीं करना है। तो हमने जब देखा कि रन रखा तो उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पर जब हमने लाइक रखा तो उत्तर देने की जरूरत पड़ रही है। तो इससे हमें पता लगा कि रन जो है ना, यह इंट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है। तो जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, जिस एक्शन वर्ब को, हम उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। पर लाइक को उत्तर चाहिए है व्हाट और हुम का, तो हम इसे बोलेंगे ट्रांजिटिव। और जो भी इसका उत्तर होगा व्हाट और हुम का, वह कहलाएगा ऑब्जेक्ट। शी लाइक्स हिम, तो यहां पे हिम ऑब्जेक्ट बन गया। समझ में आया कैसे हम इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का डिफरेंस या फर्क करते हैं? यह समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का फर्क समझते हैं। रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे वर्ब बनेंगे, और कुछ वर्ब ऐसे हो सकते हैं कि वो दोनों तरह से यूज हो सकते हैं, तो उसकी हमें चिंता नहीं है, उसमें हमें गलती नहीं होती, तो हम उसमें परेशान भी नहीं होंगे। हाँ, शी इज रनिंग, शी इज रनिंग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल इसमें से जो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, की बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, अभी मैंने एक शब्द की और बात करी थी, प्रीपोजिशन। इसमें दो शब्द जुड़े हैं, प्री और पोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब बाद में। तो प्रेपोजिशन ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसके बाद जो लिखा जाएगा वह ऑब्जेक्ट होगा। इनको ऑब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब को व्हाट और हुम का आंसर चाहिए होता है, प्रेपोजिशन को भी व्हाट और हुम का आंसर चाहिए होता है। उदाहरण ले लेते हैं। अभी हमने यहां पे बोला था शी रन्स, और हमने देखा था व्हाट और हुम का आंसर नहीं चाहिए। अब इसके बाद हमने लगा दिया विथ। विथ एक प्रेपोजिशन है। अभी मैं थोड़े से प्रेपोजिशन लिखूंगा बोर्ड पे। तो अगर मैंने बोला शी रन्स विद, तो क्या व्हाट और हुम का आंसर चाहिए? मैं एक बात बोलूंगा, मैंने हेल्पिंग्स का जो है उपयोग नहीं किया। जानते क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने बोला था कि प्लेइंग शब्द इस्तेमाल करने से गलती होती है कार्ड के साथ, उसका अर्थ बन जाता है कि मैं ताश हूं। तो ऐसी गलती कुछ हेल्पिंग के साथ भी हो रही है। सही मायने में हमें बोलना चाहिए हेल्पर वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बोलना चाहिए।
चूंकि आपने पूछा है तो मैं जब और फिर आप देख के लग रहा हो अगर स्कूल में तो मैं हेल्पिंग वर्ब बताया गया, तो मैं कहूंगा कि भाई ऐसा ना कि उनकी भी इंग्लिश में समस्या है, सीबीएसई के साथ भी समस्या है, तो गलत बोलते हैं वो। अब इसका मैं एक बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरा खुद ही विश्वास उठ चुका है, जो स्कूल में पढ़ाएंगे ना, मैं इतने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आईएएस में मैं जीएस के भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बहुत तरह के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो अभी धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि हम जो पढ़ के आए थे, पता नहीं किसने क्यों कैसे कब क्या सिलेबस बना के पढ़ा दिया था, पर एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव है वो जो थोड़ी सेंसिबल चीज होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। खैर चलिए, उनको कोसने से क्या होगा, अपना सीखते हैं। तो हेल्पिंग, हेल्पिंग का मतलब कोई हमारी मदद करता है, इसमें टोन आती है हेल्पिंग। जैसे मैंने कहा ही इज ऑफ हेल्पिंग नेचर, मतलब हमारी मदद करता है। अब हेल्पर एक तरह का असिस्टेंट होता है, आई नीड अ हेल्पर, तो हेल्पर हमें चाहिए एक असिस्टेंट की तरह ना, तो दोनों में फर्क है। तो क्या ये टोन आनी चाहिए, हमें कहना चाहिए मदद करने वाले बहुत अच्छे नेचर के हैं, मदद करते हैं, या हेल्पर हैं असिस्ट करते हैं। इसीलिए मैं इस उल्टी सीधी इंग्लिश में पढ़ा नहीं था, मैंने हेल्पिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने ऑक्सिलरी, क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में ऑक्सिलरी बोला जाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक। और अगर हमको अपनी समझने वाली भाषा बोले तो हेल्पिंग शब्द का इस्तेमाल ना करें, हेल्पर वर्ब का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा सही होगा। खैर वापस आते हैं, तो जब हमने शी रन्स के बाद विद लिखा तो वॉटर हुम का आंसर चाहिए, पर वॉटर हुम का आंसर विथ की वजह से चाहिए कि रन की वजह से चाहिए, दोनों में किसकी वजह से हमें हुम का आंसर देने की जरूरत पड़ेगी, किसकी वजह से जरूरत पड़ेगी? हाँ कोई बताएगा किसकी वजह से क्यों जरूरत पड़ रही है हमें? विथ की वजह से कि रन की वजह से? वॉटर हुम का आंसर देने की जरूरत विथ की वजह से पड़ रही है कि? हाँ विथ की वजह से पड़ रही है। वॉटर हुम का आंसर रन की वजह से, रन को तो जरूरत ही नहीं है, तो यहां भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक। जो भी हम यहां पे आंसर लिखेंगे वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये बात सबकी समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया? तो थोड़े से प्रेपोजिशंस बोर्ड पे लिख देता हूं, एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत या तो ट्रांजिटिव वर्ब को होती है या प्रेपोजिशंस को होती है। ऑब्जेक्ट हम केवल तभी प्रयोग में लाएंगे जब सेंटेंस में या तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा या उसमें प्रेपोजिशन होगा। तो अगर दोनों ही नहीं यूज हो रहे सेंटेंस में तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए भी नहीं है। ऐसे सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, ये बात हम याद कर लें कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। पर इसकी वजह से क्या गलती होती है? बिल्कुल होती है जी, अभी दिखाते रहो क्या गलती होती है। तो देखो हमने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, सलमान लाइक्स कटरीना, सलमान लाइक्स कटरीना। इसमें नाउन क्या क्या है, कौन कौन से इसमें नाउन हैं? कौन कौन से नाउन हैं? एक नाउन है सलमान और एक है कटरीना, ये दोनों ही नाउन हैं। हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सलमान के बारे में, इसलिए सलमान सब्जेक्ट है और लाइक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके हुम का आंसर कटरीना है, तो कटरीना ऑब्जेक्ट है। नाउन का उद्देश्य सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना होता है, यह समझ में आ गया होगा। अब गलती देखते हैं। मान लीजिए हमें सलमान और कटरीना की जगह प्रोनाउन का प्रयोग करना हो। प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो नाउन की जगह आते हैं, तो अगर हमें इनकी जगह प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहां पे? कोई देगा आंसर? हमें दोनों की जगह प्रोनाउन लगाने हो, नाउन ना लगाने हो, तो कोई बताएगा क्या लिखेंगे सेंटेंस? सलमान और कटरीना की जगह अगर हमें प्रोनाउन लगा के यही सेंटेंस लिखना हो
तो हम बोलेंगे ही लाइक्स हर, बोलेंगे ही लाइक्स हर ना। अब हमें गलती दिखनी शुरू होगी। अब देखिए, जब हमने सेंटेंस को इन्वर्ट किया, मतलब कटरीना यहां पे ऑब्जेक्ट है और सलमान सब्जेक्ट है, तो हमने इनकी जगह बदल दी। हमने ऐसे लिखा, कटरीना लाइक्स सलमान। अभी भी सेंटेंस सही है। हमने अब जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, पर सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं हुई। कटरीना लाइक सलमान बोल दिया, मीनिंग वाइज तो सही है, कोई गलती नहीं है। क्या हम यहां पे यही काम प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं? हर लाइक्स ही बोल सकते हैं। यहां पे ही जो है ना वह सब्जेक्ट है और हर जो है ना वह ऑब्जेक्ट है। क्या हम इसको हर लाइक्स ही बोल सकते हैं? ना ना ना, मेरा क्वेश्चन है, क्या हम हर लाइक्स ही बोल सकते हैं? हर लाइक्स ही बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो हमें क्या पता लगा कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, क्योंकि वो नाउन की जगह आते हैं और नाउन का काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना है, तो प्रोनाउन उनकी जगह आएंगे तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। और पर प्रोनाउन में एक समस्या है, प्रोनाउन में डूअर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होने वाला प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होने वाला प्रोनाउन, दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। यह बात दिख गई होगी। ही लाइक्स हर में हमें ये हम हर लाइक्स ही नहीं बोल सकते, क्योंकि ही केवल ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने वाला प्रोनाउन है, जबकि ही जो है एक डूअर, कर्ता, कार्य करने वाला प्रोनाउन है। यह समझ में आ गया होगा। कोई इसमें किसी को डाउट है कि नहीं है? बता दो, अगर डाउट है तो प्लीज पूछो, क्योंकि अगले ही सेंटेंस में मैं गलती दिखाऊं। हाँ, समझ में आया? किसी को डाउट नहीं? क्लियर हो गया? तो प्रोनाउन में हम ये सेंटेंस याद कर लें, ही लाइक्स हर। जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो हम गलती कर सकते हैं। क्या गलती कर सकते हैं इसको जान लें। हर एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होने वाला प्रोनाउन है, तो हम और प्रोनाउन देखें जो ही की जगह आते हैं और हर की जगह आते हैं। जैसे देखें, आई, वी, दे, शी, ये सब ही की जगह आ जाएगा, तो वो कार्य करने वाले सब्जेक्ट टाइप के प्रोनाउन हैं। और हर की जगह हिम, अस, मी, देम इस तरह के आ जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने वाले प्रोनाउन हैं। तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने वाले प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कब प्रयोग में लाए जाएंगे? जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत या तो ट्रांजिटिव वर्ब की वजह से होती है या फिर प्रेपोजिशन की वजह से होती है। इन्हीं दोनों को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में ना तो ट्रांजिटिव वर्ब हो और ना ही प्रेपोजिशन हो, तो ऐसे सेंटेंस में हम ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने वाले प्रोनाउन जैसे कि हर, हिम, अस, मी, देम हैं, इनका प्रयोग नहीं कर सकते। ये बात जान लो। अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है और प्रेपोजिशन भी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने वाले प्रोनाउन का प्रयोग भी नहीं होगा। करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यह समझते हैं, हालांकि प्रोनाउन पे हम आगे पूरी एक क्लास करेंगे जब मैं ये डिटेल में समझाऊंगा, पर अभी मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझा रहा था, तो पर्पस ये था कि सिर्फ पढ़ाता ना चला जाऊं, ये भी तो दिखाओ कि क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमारी कौन सी चीज आसान हो रही है, क्या हमें पता लग रहा है हम क्या गलती करते हैं क्या नहीं करते। तो जरा देखते हैं। तो अभी तक तो क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है, हम अब एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिससे हमें पता लगे कि हम क्या गलती करते हैं। तो देखते हैं, चलो। तो ठीक है, अब हम उस सेंटेंस को लेने से पहले
नाउन के बारे में मैंने एक तीसरा फंक्शन भी बताया था, और बताया था कि नाउन का काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और नाउन का काम कॉम्प्लीमेंट बनना भी होता है। पर मैंने कॉम्प्लीमेंट का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो मैं कॉम्प्लीमेंट का एक एग्जाम्पल दे दूं, और जब मैं कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल दे दूंगा तो मैं गलती दिखाऊंगा कि प्रोनाउन जब हम प्रयोग में लाते हैं क्या गलतियां कर जाते हैं। तो हम देखते हैं एक सेंटेंस ऐसा। पहले कॉम्प्लीमेंट समझ लें। अब जैसे देखिए, हमने कोई सेंटेंस लिखा, एक्स इज वाई। मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को ये ज्यादा आसानी से समझ में आती है। तो एक बात हम जान ले, यहां पे एक्स डेफिनेटली सब्जेक्ट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, और इज एक ऑक्सिलियरी वर्ब है। और फिर उसके बाद सीधा वाई आ गया। तो अब एक बात है कि वाई जो है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन की वजह से होती है, और इस सेंटेंस में ना तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब है और ना ही कोई प्रीपोजिशन है, कोई एक्शन वर्ब ही नहीं है। एक्शन वर्ब होता तो वाटर हुम देखते तो पता लगता कि ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहां पे दोनों नहीं है, ये बात हम जान लें। अब अगर दोनों नहीं है तो वाई क्या है? वाई ऑब्जेक्ट नहीं है, वाई कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये नाउन का तीसरा काम होता है। जैसे मैंने बोला शी इज अ स्विमर, यहां स्विमर एक ऐसा नाम है जो भी तैरता है उसको तैराक कह सकते हैं। तैराक भी एक नाम है, ये कॉमन नाउन है, हर तैरने वाले को स्विमर कहा जा सकता है। यहां पे शी डेफिनेटली सब्जेक्ट है, और स्विमर जो है यह नाउन है, पर यह ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन नहीं आया। तो स्विमर यहां पे कॉम्प्लीमेंट है। ये बात समझ में आई? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो वह ऑब्जेक्ट ना कहला के कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई? कोई किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई भी अगर पूछना चाहे। क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लीमेंट क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो हम गलती समझने के लिए तैयार हैं। अब हमको गलती दिखेगी, क्या करते हैं। और जो मैं गलती दिखाने जा रहा हूं वह गलती केवल हम लोग नहीं करते, वह गलती जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है वह भी करते हैं। अब ये बात मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं हॉलीवुड मूवीज देखता हूं ना, वहां गलत लिखा होता है, और मैं जीमैट के लिए भी पढ़ाता हूं जो बाहर का एग्जाम है, और वहां भी इसको गलत माना जाता है। तो हमने जब भाषा उनसे सीखी तो उनकी गलतियां भी सीख ली, जबकि हिंदी में वही बात सही बोलते हैं। तो मैं दिखा रहा हूं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें गलती का हमें उदाहरण मिले। अब देखें, जैसे अगर हमें बोलना हो इट इज, हिम या ही, दोनों में से क्या बोलेंगे? इट इज हिम या इट इज ही? क्या बोलेंगे? कहा भाई, क्या बोलेंगे? इट इज हिम बोलेंगे कि इट इज ही बोलेंगे? और जो भी बोलेंगे वो क्यों बोलेंगे? बताओ, जो भी बोलेंगे वह क्यों बोलेंगे? यह भी तो उत्तर देना पड़ेगा ना कि क्यों बोलेंगे। पहले हम जान लें, यहां पे इट सब्जेक्ट है, ये जान लें, और इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है। यानी यहां पे हम जो भी लिखेंगे वो कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना हमें? बहुत आसान कॉम्प्लीमेंट होता है सर्वेश। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में अगर हम कोई नाउन रखते हैं, जैसे एम इज आर वार के बाद में हम कोई नाउन रखेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक बात जान लें, हिम और ही में क्या पता है? हिम एक
ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग में आने वाला प्रोनाउन है, और ही जो है ये डूअर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग में होने वाला प्रोनाउन है। अब एक बात हम जान लें, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें डूअर सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना होता है। तो हमें बोलना पड़ेगा इट इज ही, इट इज हिम नहीं बोलेंगे, ये बात जान लें। पर हम सब लोग बोलते हैं इट इज हिम, और जबकि सही है इट इज ही। इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं, देसी तरीके से, और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वो देसी तरीका थोड़ा ज्यादा आसान होता है ना, अपने दिल के करीब होता है, और दिल के करीब बातें जो होती है ना वो जल्दी समझ में आती हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग एक रूम के अंदर जाने वाले हैं और दरवाजा बंद है, और दरवाजे के अंदर हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, यहां हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो वही तो समझा रहा हूं। देखें इसे, अभी आसान कर रहा हूं, देखना भी, देखना रटना नहीं पड़ेगा, बताओगे। तो इंग्लिश में आई को, इंग्लिश में ही को हम वह बोलते हैं, वह आ रहा है, और हिम उसे बोलते हैं, यह बुक उसे दे दो, गिव दिस बुक टू हिम। दिख रहा है ना। अब मान लें यही फर्क आई और मी में भी है। अगर मुझे बोला हो इट इज आई और मी, तो आई डूअर सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग में होगा। मान लें हमने दरवाजा नॉक किया, अंदर से किसी ने बोला कौन है, तो मैं सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूं, कंप्लीट करके बताना क्या उत्तर देंगे हम। यह मैं, यह कंप्लीट करो। यह, अंदर से किसी ने पूछा कौन है, तो हम क्या उत्तर देंगे, यह, क्या बोलेंगे, यह, कंप्लीट करो। बाहर हम खड़े हैं, हमें हिंदी में उत्तर देना है, क्या उत्तर देंगे। अंदर से कोई हमसे पूछ रहा है कौन है, हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं और हमसे अंदर से पूछा गया कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, यह, क्या बोलेंगे। प्लीज हिंदी वाला तो उत्तर दे दो, इंग्लिश छोड़ो, हिंदी तो बताओ क्या बोलेंगे। यह, कंप्लीट करो सेंटेंस, यह मैं हूं। हाँ, तो हम हिंदी के हिसाब से इट इज आई बोल रहे हैं, ध्यान रख लें। यह मुझे हूं तो नहीं बोलेंगे ना। हाँ, यह मैं हूं ना, यह मुझे हूं तो नहीं बोलेंगे ना। अगर हमने इट इज मी बोला तो इसका अर्थ बनेगा यह मुझे हूं। इट इज मी बोलना गलत है, इट इज आई बोलना करेक्ट है। उसी तरह इट इज ही बोलना सही है, इट इज हिम बोलना गलत है। क्यों, यह वह है, यह उसे नहीं है। हाँ, तो ये जो स्कूल वाली इंग्लिश है, इससे भरोसा उठना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये स्कूल वाली जो इंग्लिश थी, स्कूल में जाके हम ये सब बोले तो स्कूल के टीचर हमें फेल कर देगा, कहा क्या इंग्लिश बोल रहे हो, अरे इट इज मी बोलते हैं। उस बेचारों को कैसे समझाएंगे, सीजीएल एग्जाम देना है, आगे जीमैट कैट देंगे, सीसैट देंगे, सब जगह इट इज आई होगा, इट इज मी नहीं होगा, क्या करें। कैसे समझाएंगे उनको समझाना बहुत मुश्किल है। बेचारे उनके हाथ सीबीएसई ने बांध रखे हैं, क्या करें, समझ में आ गया होगा। हाँ, हॉलीवुड मूवीज में भी इट इज हिम बोलते हैं, तो वो यह गलती करते हैं, तो हमने उनसे सीख ली। पर मैंने एक उदाहरण दिया ना कि हिंदी में तो सही बोलते हैं, अपनी मातृभाषा में गलती नहीं करते हम। हम यह मैं हूं बोलते हैं। हाँ, स्कूल वाले मारेंगे, यही तो इतने साल से किया, पढ़े कि नहीं पढ़े पता नहीं, मार तो खाई है। डांट और मार तो स्कूल में, मतलब आजकल तो थोड़ा मना हो गया है, पर ये सब तो स्कूल में मिलता रहता है, एक प्रसाद, स्कूल का प्रसाद। समझ में आ गया होगा। अब समझ में आया कि ये सब बेसिक्स क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर कल को मुझे गलती समझानी है तो मैं गलती कैसे समझाऊंगा। हम ये सब गलतियां करते हैं, अगर मैं यही सब नहीं समझाता तो गलतियां कैसे समझाऊंगा। समझ में आया। तो थोड़ी सी धैर्य रखें, क्योंकि ये सब गलतियां आगे हमें दिखेंगी, पर दिखेंगी ना जब ये बोर्ड पे लिखी चीजें समझा दूंगा कि देखो इसका, और ये बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 5 है, 4 या 5 है मुश्किल से,
देखने में बहुत सारे लग रहे होंगे पर हैं 4-5 ही। तो अगर हम एक बार समझ लेंगे ना, अभी हमने खाली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा और हमें गलती दिखनी शुरू हो गई। तो ऐसे सबको देखेंगे, हमें गलतियां दिखेंगी। फिर अलजेब्रा भी स्टार्ट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन करा के दिखाऊंगा कि देखना सेंटेंस में कॉमन ले रहे हैं कैसे गलती हो गई, कॉमन लेने में कैसे गलती हो गई। फिर लगेगा कि पता नहीं कौन सी स्कूल वाली इंग्लिश पढ़ के आए थे, किस बेवकूफ ने पता नहीं क्या सिखाया था, क्या जरूरत थी वो सब करने की। इतना आसान सा तरीका था ये सब करने के लिए। मैथ्स तो पढ़ ही रहते ना, स्टार्ट में कर देते यार, मैथ्स वाली बात ही लगा देते यहाँ पे तो भी सही हो जाता। ठीक, तो आई गेस एवरीबडी इज अंडरस्टूड, तो चल सकते हैं आगे। हाँ, जो भाषा प्रयोग कर रहा हूं उसमें तो किसी को परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ इंग्लिश के शब्द भी बोल रहा हूं, हिंदी के भी बोल रहा हूं, क्योंकि जब मैं जीमैट के लिए पढ़ाता हूं, कैट के लिए पढ़ाता हूं तो पूरी इंग्लिश बोलता हूं, हिंदी नहीं बोलता। तो मुझे एक याद भी है कि एक बार ऐसे ही कैट की क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे कि केवल इंग्लिश में बोलना, हिंदी में नहीं बोलना। तो क्लास जब खत्म हो गई तो एक स्टूडेंट आके बाहर कह रहा है कि अगर अंग्रेजी को अंग्रेजिया में पढ़ाइए तो कैसन समझ में आई। भाई मैं उसको कैसे समझाता कि जिस कोचिंग में पढ़ा रहे थे वो नियम था कि अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ाना है, क्या करें, यहाँ ऐसा नियम नहीं है तो पढ़ा सकते हैं। तो आई गेस क्लियर हो गया होगा, आगे चल सकते हैं। तो चलते हैं। अब चलने से पहले इनको देखो, मैंने डिवाइड किया है। जितने भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं वह इस लिस्ट में है। नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जेरेंड, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने वाले हैं। वर्ब का क्लासिफिकेशन भी देख लें हम। अभी मैंने बताया एक्शन, ऑक्सिलरी और ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव बोलते हैं। केवल एक्शन वर्ब को ही ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव बोला जाता है, ऑक्सिलरी को नहीं बोला जाता है। अब एडजेक्टिव का काम नाउन के बारे में कोई सूचना देना होता है, नाउन के बारे में कुछ बताना होता है, यह काम एडजेक्टिव करता है, या एडजेक्टिव फ्रेज करता है, या एडजेक्टिव क्लॉज करता है, या इंफिनिटिव करता है। अभी सारे बताऊंगा मैं। अभी प्राइम फंक्शन समझ रहे हैं। एडवर्ब के 3 काम होते हैं। डिस्क्राइब वर्ब, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देना, वर्ब को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब सी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला भी वर्ब के एडवर्ब कहलाता है। और डिस्क्राइब एडवर्ब, अगर एक एडवर्ब को कोई डिस्क्राइब कर रहा है तो जो डिस्क्राइब कर रहा है वो भी एडवर्ब होगा। अभी हम इसके एग्जांपल लेते हैं, इसको भी समझेंगे, मुश्किल नहीं है ये। तो एक है एडवर्ब, एक है एडवर्ब फ्रेज, और एक है एडवर्ब क्लॉज, और एक है इंफिनिटिव। तो ये 4 चीजें ये एडवर्ब जैसा काम कर सकती हैं। ठीक, और मैथ्स में जो हमारे अल्फाबेट वो होते हैं ना, सिंबल्स, प्लस माइनस, ये सब जो होते हैं ना सिंबल्स हमारे, वह काम इंग्लिश में कंजंक्शन और पंक्चुएशन मार्क करते हैं, क्योंकि सेंटेंस के पार्ट को इनसे ज्वाइन किया जाता है। जब हम इनको प्रयोग में लाते हैं तो लीनियर इक्वेशन इंग्लिश में स्टार्ट हो जाती है, और वह रूल फॉलो होंगे जो हम अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन में करते हैं। कॉमन लेते वक्त इनके इधर उधर कॉमन लेते हैं, वह कोई गलती करे तो जो अलजेब्रा में गलती होती है वही इंग्लिश में होगी। और उसको समझाने के लिए हम कोई 40-50 हजार रूल बता सकते हैं, या हम बड़ा सिंपल सा मैथमेटिकली समझा सकते हैं कि भाई कॉमन लेने में गलती कर गए थे इसलिए चौपट हो गया। अच्छा, यह देखो a माइनस बी। अब अगर लिखा है a स्क्वायर माइनस a, तो सिंबल में माइनस भी तो आया, नहीं आया? कॉमन लेना होगा तो कैसे लेंगे भाई? अंग्रेजी समझ में आया, मैथ्स में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैथ्स में भी है, ये बता दो पहले। हाँ, दिखा कि नहीं दिखा उदाहरण? क्लियर हुआ? कॉमन लेते हैं कि नहीं लेते? इनके इधर बॉडमास याद है? बॉडमास का रूल भूल गए? याद आया? अच्छा, मेरे साथ भी एक समस्या है। मैं इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं ना, कभी कभी मुझे लगने लगता है कि पढ़ाने आए थे इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन बताना शुरू कर दिया। पढ़ाए थे इंग्लिश, एथिक्स मोरालिटी पढ़ा डाला।
ये सारी चीजें आती है तो थोड़ा थोड़ा याद दिलाते रहना कि इंग्लिश पढ़ाना है। पता चला संविधान में से कुछ बता दिया, अब बता सभी से सकता हूं। ठीक, तो क्लियर हुआ ये, मैथ्स भी आती है थोड़ी, क्लियर हो गया, समझ में आया ना। तो यह काम हमारे कंजंक्शन और ये सब करते हैं। क्लियर हो गया? अभी कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो। इन सबके को अब हमें प्यार से समझना है और फिर देखेंगे जैसे इनको गलत यूज करेंगे सेंटेंस का मीनिंग चौपट, और मैं दिखाऊंगा अभी, देखो कैसे मीनिंग चौपट हो गया। तुम्हें अपने आप से गलतियां दिखेंगी, समझाना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले क्लास में बीच बीच में थोड़ा मिक्सचर लेते रहना चाहिए। अब इसको देखो, ये है सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। येलो में जो है सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था ना। तो पहले सेंटेंस में ही एक डूअर सब्जेक्ट है, पर लेटर नॉट अ डूअर सब्जेक्ट। यह डूअर सब्जेक्ट नहीं है। हम लेटर के बारे में बात करें पर यह डूअर सब्जेक्ट नहीं है। कोई लेटर काम थोड़ा ही कर रहा है। तो स्विमिंग वाले सेंटेंस में स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक एक्टिविटी का नाम है, पर यहां पे कोई एक्टिविटी हो तो नहीं रही ना, कोई कार्य हो तो नहीं रहा ना। कार्य का नाम बताया गया पर कोई कार्य हो तो नहीं रहा ना। तो स्विमिंग यहां पे एक नाउन की तरह यूज हुआ है और इसको हम बोलेंगे जिरंड। आईएनजी से एंड होने वाले शब्द जब नाउन की तरह यूज होते हैं, नाउन की तरह यूज होने का मतलब क्या होता है? नाउन के 3 यूज होते हैं ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो जब कोई आईएनजी से एंड होने वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो हम उसे जिरंड बोलेंगे। जैसे आखिरी सेंटेंस में स्विमिंग सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ये वर्ब नहीं है। इसको हम और आसान तरीके से समझते हैं। यहां कार्य, स्विमिंग जब हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्य हो रहा है या कार्य का नाम बताया गया है। स्विमिंग यहां पे किसी एक्शन के नाम की तरह यूज हो रहा है या एक्शन हो रहा है इसमें? बताओ भाई। हाँ, इसमें एक्शन हो रहा है जब हम स्विमिंग को यूज कर रहे हैं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, अच्छी तरह समझ में आएगा। शी इज स्विमिंग। यहां पे स्विमिंग जब हमने यूज किया तो कार्य हो रहा है, स्विमिंग कर रही है वो। पर जब हमने इसमें बोला स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज तो ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, कार्य का नाम है, नहीं हो रहा ना एक्शन। तो इस सेंटेंस में स्विमिंग एक जिरंड है, इसमें स्विमिंग एक वर्ब है क्योंकि एक्शन हो रहा है। हिंदी में सोचो, वह तैरना और तैर रही है का फर्क है ना। ना तो तैरना एक नाउन है, जैसे स्विमिंग यहां पे है, वह तैर रही है। तो तैरना को इंग्लिश में स्विमिंग कहते हैं। तो जब हमने बोला शी लाइक्स स्विमिंग, तो स्विमिंग यहां पे वर्ब है कि जिरंड है? वर्ब है कि जिरंड है? एकदम सही बताया प्रभात। हाँ, यहां पे स्विमिंग, शी लाइक स्विमिंग में स्विमिंग वर्ब है कि जिरंड है? प्रभात, वह तैर रही है कि उसे तैरना पसंद है? वह तैर रही है कि तैरना पसंद है? स्विमिंग का अर्थ यहां पे तैरना आ रहा है, देख लो, जिरंड है ना। कुणाल, वर्ब कैसे हो गया? यहां स्विमिंग का अर्थ तैर रहा है, तैर रही है कि तैरना है?
जिरंड है यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां पे वर्ब है। जब हमने सेंटेंस लिखा शी लाइक स्विमिंग, तो लाइक वर्ब है, और लाइक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के व्हाट का आंसर है स्विमिंग, यानी स्विमिंग एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है, और ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होना नाउन जैसा काम होता है कि नहीं? सोचो, अभी तो बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यह समझ में आ गया होगा। कोई अगर मन में रह गई है बात तो पूछ सकते हो। समझ में आया? ये गलती मत करना। अपनी हिंदी भाषा का सही इस्तेमाल करो, ये मुश्किल नहीं है। समझ में आ गया ना? तो हमें अच्छी तरह से जिरंड भी समझ में आ गया। तो अब इन्फिनेटिव भी लगे हाथ बता देते हैं, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता इन्फिनेटिव। पर सब्जेक्ट सबकी समझ में आ गया होगा। तो भाई इन्फिनेटिव भी बहुत आसान चीज होती है। अगर किसी वर्ब के पहले हम टू शब्द का प्रयोग कर लें, TO2, तो वर्ब और टू एक साथ मिलके जो बनाएंगे वह इन्फिनेटिव कहलाएगा। जैसे टू रन, टू स्विम, टू डांस, टू प्ले, टू जंप, टू ईट, ये सब इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल हैं। टू सिंग, टू डांस, टू जंप, टू प्ले, ये सब इन्फिनेटिव कहलाएंगे। ठीक? बस इन्फिनेटिव की छोटी सी डेफिनेशन है। टू सिंग, टू प्ले, टू डांस, टू जंप, टू रन, टू लाइक, टू ईट, किसी भी वर्ब के पहले अगर हम टू लगा लें तो टू और वह वर्ब मिलके जो बनाएंगे उसे इन्फिनेटिव कहा जाएगा। तो बहुत आसान सा डेफिनेशन है। हम कह सकते हैं टू प्लस वर्ब इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। समझ में आ गया होगा? किसी को डाउट? हाँ, बफरिंग, यह वर्ब भी हो सकता है, जेंड भी हो सकता है। बफरिंग समझ में आ गया होगा? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं। यह मैं समझा चुका हूं, ट्रांजिटिव तो हम इस पे और समय नहीं देंगे। ऑब्जेक्ट भी मैं बता ही चुका हूं। यहां देखिए, ही लाइक स्विमिंग में स्विमिंग ऑब्जेक्ट बन गया है, इसीलिए जिरेंड है। ये एग्जाम्पल है नाउन के कि देखो, लॉयर्स आर जनरली विटी, लॉयर यहां सब्जेक्ट है। ही लव्स क्रिकेट, लव एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्रिकेट उसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्रिकेट भी नाउन है। नाउन दिख रहा होगा। नाउन मैं पहले ही समझा चुका हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसको देखें, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को डिस्क्राइब करना, सिंपल भाषा में नाउन के बारे में कैसी भी इंफॉर्मेशन देना, यह काम एडजेक्टिव का होता है। जैसे हमने बोला कियारा इज अ ब्यूटीफुल लेडी, यहां पे लेडी एक नाउन है, कॉमन नाउन, और ब्यूटीफुल लेडी के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। हाँ, टू के साथ वर्ब लगाना इंफिनिटिव होता है। एग्जाम्पल ले लो ना। यहां लाइक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इंफिनिटिव उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि इंफिनिटिव भी ऑब्जेक्ट बनता है। उसे क्या पसंद है? टू स्विम। समझ में आ गया? बताया था ना, इंफिनिटिव नाउन जैसा काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं।
क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम एडजेक्टिव समझ रहे हैं। तो कियारा इज अ ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल यहां पे एडजेक्टिव है, फूड यहां पे नाउन है, स्टेल उसको डिस्क्राइब कर रहा है तो स्टेल भी एडजेक्टिव है। यहां पे बॉयफ्रेंड्स नाउन है, टू उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो टू एडजेक्टिव है। जो येलो में लिखे हैं वो सारे एडजेक्टिव्स हैं। जो नाउन के बारे में मैं कैसी भी इंफॉर्मेशन दे, जो दे रहा होगा इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में, उसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो, समझना हो तो पूछ सकता है। कुछ पूछना है या क्लियर हुआ कि एडजेक्टिव क्या होता है? समझ में आ गया? एडजेक्टिव मुश्किल चीज नहीं होती है, पर एडजेक्टिव इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आगे हमें एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज समझना है और उनकी वजह से गलतियां होती हैं, इसलिए एडजेक्टिव समझना जरूरी है। क्लियर हो गया? एडजेक्टिव मुश्किल चीज नहीं है। ठीक, चले आगे। हाँ, स्टेल बासी को बोलते हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट भी होता है, एडजेक्टिव भी। शी इज ब्यूटीफुल बोल देंगे ना तो ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट हो गया। शी इज रनर तो रनर भी कॉम्प्लीमेंट है। एडजेक्टिव और नाउन दोनों कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। शी इज रनर में रनर नाउन है और कॉम्प्लीमेंट है। शी इज ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ गया होगा? क्लियर? अब जरा एडवर्ब को देखते हैं। एडवर्ब को देखो। एडवर्ब के तीन काम होते हैं। वर्ब को डिस्क्राइब करना, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना और किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करना। जैसे मैं यहां सेंटेंस लिया, शी इज रनिंग फास्ट। यहां पे रनिंग एक वर्ब है, तो रनिंग कैसे दौड़ रही है, तो रनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन फास्ट दे रहा है, तो फास्ट एक एडवर्ब हो गया क्योंकि ये रनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ में आया? अब देखो, यहां पे रनर एक नाउन है और फास्ट रनर को डिस्क्राइब कर रहा है। यहां पे फास्ट एडजेक्टिव हो गया। जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। फर्क देख लो, ऊपर फास्ट रनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, यहां रनर को डिस्क्राइब कर रहा है। दोनों बातों में फर्क है। तो ऊपर फास्ट एक एडवर्ब है और नीचे फास्ट एक एडजेक्टिव है। जब हमने एक्सट्रीमली को लिया तो एक्सट्रीमली फास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एक्सट्रीमली भी एडवर्ब हो गया। जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे उसे एडवर्ब बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी? फर्क देख लो, अपने आप फर्क देख लो, दिख रहा होगा। दिख रहा है? फंक्शन से शब्द को समझो, रटो मत। अगर फंक्शन से समझोगे तो गलतियां नहीं करोगे, पर अगर फंक्शन से नहीं करोगे तो फिर रटने के लिए तो लाखों शब्द हैं, रटते रटते थक जाओगे और पूरा कभी नहीं होगा। तो अब तीसरा वाला देखते हैं, जो एडवर्ब को डिस्क्राइब करे वह भी एडवर्ब। यहां पे रनिंग एक वर्ब है, रनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है फास्ट, फास्ट दौड़ रही है तो फास्ट हुआ एडवर्ब। कितना फास्ट? एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली फास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है तो एक्सट्रीमली भी एडवर्ब। जो एडवर्ब को डिस्क्राइब करे वह भी एडवर्ब। तीन काम होते हैं एडवर्ब के, वर्ब को डिस्क्राइब करना, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना, किसी और एडवर्ब को डिस्क्राइब करना। तीनों के उदाहरण मैंने दे दिए। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो। समझ में आया? एनीबडी विद एनी डाउट? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? कुछ पूछना है? क्लियर हो गया? एडवर्ब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब
हमने बेसिक्स का एक लेवल पार कर लिया है। जब हम ये बेसिक्स का लेवल पार कर लेंगे तो अब जो समझाऊंगा ना वो बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल सिंपल बेसिक्स था, क्योंकि इनको ना जानने की वजह से हम कई गलतियां करते हैं। अगर हमें ये पता हो तो हम जो हर चीज रटते हैं ना, हमें रटना नहीं पड़ेगा। इनका उपयोग करके हम अपना रटने से बच सकते हैं। तो वही हम करेंगे अब।